हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम कर रहे हैं वन लाइनर रिवीजन सीरीज़, जिसका आज ये 10th वीडियो है और जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होने वाला है किसे, लोक प्रशासन को। तो इस वीडियो में हम केवल लोक प्रशासन से महत्वपूर्ण वन लाइनर्स देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो और देखते हैं इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को। सबसे पहला वन लाइनर कह रहा है कि रिक्स ने साला मॉडल में कलेक्ट किसे कहा है। ठीक है, रिक्स का जो साला मॉडल है, जिसे कि उन्होंने पारिस्थितिकीय उपागम में बताया है। ठीक है, उसमें पारिस्थितिकीय उपागम है, उसमें उन्होंने बताया है पारिस्थितिकीय उपागम है, जिसमें कि उन्होंने साला मॉडल की चर्चा करी है। इसमें उन्होंने कलेक्ट्स किसे कहा है, तो कलेक्ट्स कहा है वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रशासन राजनीति की एक शाखा है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है डोनाल्ड किंसले का। ठीक है दोस्तों, देखिए जो कथन है ना वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद करना है कथनों को भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत के अनुसार कौन सा किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। ठीक है, वह आदेश को समझे, यानी कि बोधगम्यता हो, आदेश के उद्देश्यों के साथ निरंतरता, यानी कि जो आदेश हैं या संगठन के उद्देश्य हैं उनको वो मानता हो, तभी उनको फॉलो करेगा। जब वह संचार के अनुसार कार्य करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो। ठीक है, अर्थात संभाव्यता। ठीक है, तो उन्होंने 3 चीज़ें कही हैं, बोधगम्यता, निरंतरता और संभाव्यता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से पूरी लाइन लिख के मिले, ये 3 शब्द भी लिखे दिए जा सकते हैं कि इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इसमें संचार हेतु क्या आवश्यक है, तो केवल बोधगम्यता, निरंतरता और संभाव्यता, ये 3 वर्ड भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने 3 आवश्यक तत्व संचार हेतु बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगली कोटेशन जो कह रही है मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाई का अंत करने वाला पर्यवेक्षक आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है। ठीक है, मुख्य कार्यपालक के विषय में है कि वो संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला। अब जान लीजिएगा, जहाँ भी वर्ड आएगा कठिनाइयों का अंत करने वाला और आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डिमाग। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी कोटेशंस होती हैं, बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, तो कुछ कीवर्ड्स को पकड़ कर ही आप उन्हें याद कर सकते हैं, वरना इसे याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक प्रचालन सिद्धांत, ये जहाँ भी सी लिखा है दोस्तों तो ये सिद्धांत लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा वन लाइनर्स कवर कर सकूँ। आधुनिक प्रचालन सिद्धांत का जनक कौन है, तो ये है हेनरी फ्योल, जिन्होंने प्रबंध के 5 प्राथमिक सिद्धांत बताए हैं दोस्तों। ये 5 प्राथमिक सिद्धांत बताए हैं, जिसे शॉर्ट में पोक भी कहते हैं, POCCC या पोक भी कहते हैं। P फॉर हो जाता है प्लानिंग, O फॉर हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग, C फॉर हो जाता है कमांडिंग, C फॉर कंट्रोलिंग और C फॉर कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, आप इन्हें पाँचों को याद रखेंगे, साथ ही साथ इनका क्रम भी याद रखेंगे। PO में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि P फॉर प्लानिंग और O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, इसमें होता है 3 ट्रिपल सी में इसमें क्रम से जमाने के लिए भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, पहले कमांडिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जेम्स टी मूने ने संगठन का प्रथम सिद्धांत बताया है, किसे बताया है, तो समन्वय को बताया है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा किसने दी है। यानी प्रशासन को कुछ वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा किसने दी है, तो दी है फिफ्नर ने। ठीक है, इसे आप इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है सुशासन तथा समाज के विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर विश्व बैंक में किस वर्ष रिपोर्ट जो है वो दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी, 1992 में दी गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये किसके संबंध में दी गई थी, तो ये भी याद रखिएगा, ये अफ्रीकी संघ के संबंध में दी गई थी, अफ्रीकी संघ के संबंध में 1989 में। ठीक है, 1989 में
दी गई थी यूएनओ द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। उसके बाद ये दी गई थी वर्ष 1992 में प्रतिभागी नागरिक समाज पर, विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वन लाइनर। अगला देखते हैं रेलवे स्टाफ कॉलेज, ये कहाँ पे है दोस्तों? वडोदरा में है। अगला है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैक्स वेबर की पुस्तक है। ठीक है, अगली कोटेशन देखते हैं। आंतरिक संगठन स्वायत्त कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी की भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते। ये किसने माना है? तो ये माना है एल.डी. वाइट ने। यानी कि एल.डी. वाइट क्या कह रहे हैं कि जो आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्य पद्धतियाँ वगैरह की अगर दृष्टि से देखें तो लोक निगम भी बिल्कुल किसकी तरह होते हैं? विभागों और ब्यूरो की तरह ही होते हैं, ऐसा मानना है एल.डी. वाइट का। ठीक है, आगे देखते हैं। डब्ल्यू.बी. विलोबी संबंधित है प्रशासन के सिद्धांत से। एम.पी. फॉलेट संबंधित है सृजनशील अनुभव से, या फिर रचनात्मकता का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। मूने व रैले संबंधित हैं संगठन के सिद्धांत से, और हेनरी फ्योल संबंधित है औद्योगिक सामान्य प्रबंध से। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इनकी पुस्तक है हेनरी फ्योल की। ठीक है दोस्तों, और हेनरी फ्योल जो है उन्हें शास्त्रीय सिद्धांत का पिता भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी, हेनरी फ्योल की प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रबंधकीय संजाल या ग्रिड की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये ब्लेक व मोटन से संबंधित है। प्रबंध का दर्शन किससे संबंधित है? तो शेल्डन ओलिवर से संबंधित है। आगे देखते हैं। प्रशासन संगठन व प्रबंधन की कला एवं विज्ञान है, किसने कहा है? अल्बर्ट लेपावर्की ने। ठीक है, भारतीय प्रशासक कौन है? अशोक चंद्रा। एस.ई. फाइनर लोक प्रशासन की शक्ति से संबंधित है। अगला देखते हैं। भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों के पदोन्नति के मामले का निर्णय कौन करता है? तो विभागीय पदोन्नति समिति। ठीक है, भारत में विभागीय पदोन्नति समिति जो है वो प्रचलित है। आगे देखते हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया है, किसने किया है? लुथिर गुलिक ने। ठीक है, देखिए दोस्तों, लोक प्रशासन में क्षेत्र में ना दो चीज़ें मानी गई है, एक है व्यापक दृष्टिकोण, ठीक है, और एक है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित तो व्यापक वाले क्या मानते हैं कि एक चपरासी से लेकर मुख्य कार्यपालिका, यानी कि अगर बात करें भारत के संदर्भ में तो राष्ट्रपति तक प्रशासन में ये सब आ जाते हैं, सब इंक्लूड हो जाते हैं, सब शामिल हो जाते हैं। संकुचित दृष्टिकोण कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें केवल कार्यपालिका आती है। ठीक है, कार्यपालिका आती है। तो यहाँ इस प्रश्न में पूछ रहा है कि विशेषकर कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया है, तो यानी कि ये संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित पूछ रहे हैं। तो संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित कौन है? लुथिर गुलिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उदासीनता के परिक्षेत्र की अवधारणा का संबंध किससे है? प्राधिकार से है, या फिर इसे कह सकते हैं सत्ता से। और ये उदासीनता की धारणा या ये किसने दी है? तो ये दी है बर्नार्ड ने। ठीक है, बर्नार्ड की इंपॉर्टेंट बुक है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, नोट में लिखा ही है। आदेश की स्वीकृति के संबंध में चेस्टर बर्नार्ड ने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया है, जिसके अंतर्गत ऐसे आदेश होते हैं जो अधीनस्थों द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड से संबंधित है, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं लोक निगम। लोक निगम क्या होते हैं? उसे मंत्रिमंडलीय नियंत्रण से पूरी प्रशासनिक स्वायत्तता हासिल होती है। मतलब लोक निगम जो होते हैं उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्र मंत्रिमंडलीय नियंत्रण से जो है स्वायत्तता प्राप्त होती है। निष्पादन बजटीकरण की अवधारणा को प्रचलन में लाया गया था, किसके द्वारा? तो प्रथम हूवर आयोग यूएसए द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद वर्गीकरण है, किस चीज़ का वर्गीकरण है? तो ये कर्तव्यों का वर्गीकरण है। आगे बढ़ते हैं। लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में एआरसी की अनुशंसा क्या है? तो इसकी अनुशंसाएं हैं
उच्च पदाधिकारी को पूर्वकालिक कर्मचारी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं आंतरिक अंकेक्षण ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। ठीक है। आंतरिक अंकेक्षण जो है जिससे वित्तीय समस्या को कम किया जा सकता है। आंतरिक अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग अगर ज़्यादा प्रभावशाली होगी तो वित्तीय समस्या को कम किया जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, कानून को क्रियान्वित करने की क्रिया के बाद जो प्रशासनिक क्रिया बता रहा है वो कौन होगा? वुड्रो विल्सन होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कोटेशंस को याद रखने का जो ये इतनी सारी परिभाषाएं हैं, यही एक तरीका मुझे तो समझ में आता है कि उसमें से कोई ना कोई की पॉइंट निकाल कर आप उसे माइंड में रख लीजिए, तभी आप इनको ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई बेहतर तरीका हो तो ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सबको ही मुझे लगता है कि परिभाषाएं याद करने में इतनी सारी होती हैं कि बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार की सत्ता तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरणा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? सरकार की सत्ता, निजी उद्योगों का लचीलापन और स्वतः प्रेरणा। ठीक है। यहाँ हमने 3 की पॉइंट्स बनाए, सरकार की सत्ता, उद्योगों का निजी उद्योग का लचीलापन और स्वतः प्रेरणा। ठीक है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। अनेक व्यक्ति का कार्य एक व्यक्ति कर रहा है, तो ये किसने कहा है? ध्यान रखेंगे, पिपना ने। ठीक है। चलिए एक और परिभाषा देख लेते हैं। निश्चित शक्तियों तथा कार्य और वित्तीय स्वतंत्रता सहित सार्वजनिक शक्ति द्वारा उत्पन्न निगम संयुक्त मंडल है। किसने कहा है? अर्नेस्ट डेविस ने कहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फ्रांस में एक अमेरिकी विशेषज्ञ भारत में एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रेंच फ्रांच को किस वर्ष ये जानने के लिए आमंत्रित किया गया था कि निष्पादन बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन पीजीटी 2021 में पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि किसको बुलाया गया था, कहाँ से बुलाया गया था। तो अमेरिकी विशेषज्ञ थे, फ्रेंच फ्रांच नाम था इनका, और 1964 में बुलाया गया था। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस एक विशेषता के लिए की है? तो राष्ट्रों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी करने की भूमिका के कारण। भारत में थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। और किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? तो पॉल एपलबी समिति की सिफारिश पे की गई थी। और पॉल एपलबी समिति कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1953 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कैसा है? ये एक अर्ध सरकारी निकाय के रूप में काम करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ स्कॉलर्स को देखते हैं और उनके मेन जो उन्होंने काम किया है उसको देखते हैं। फ्रेडरिक टेलर किससे संबंधित है? मेंटल रिवोल्यूशन से संबंधित है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं दोस्तों, पहले विचारक जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध की बात की। इन्होंने मेंटल रिवोल्यूशन की थ्योरी अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में ही दी है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं ए पीस रेट सिस्टम, या नोट करेंगे आप, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं पीटर ड्रकर संबंधित है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से। चेस्टर बर्नार्ड संबंधित है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। अभी मैंने बताया था कि चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक है कौन सी? द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। और अभी हमने इनका कौन सा सिद्धांत पढ़ा है? उदासीनता का सिद्धांत।
उदासीनता का सिद्धांत हमने इनका पढ़ा था। और जो चेस्टर बर्नार्ड ने वो सत्ता के सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद अब्राहम मैस्लो देखते हैं। अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन थ्योरी जो है वो दी है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हजबर्ग। ये भी अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन थ्योरी से जुड़े हैं दोस्तों। इन्होंने मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी है। 2 फैक्टर थ्योरी दी है। कौन कौन से 2 फैक्टर बताए इन्होंने? एक बताया है मोटिवेशन फैक्टर और दूसरा बताया हाइजीन फैक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अब्राहम मैस्लो ने कौन सा मोटिवेशन का सिद्धांत दिया। ठीक है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। हजबर्ग की बुक देख लेते हैं, द मोटिवेशन ऑफ वर्क 1959 में, और उसके बाद है वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन 1966 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंबी सी एक परिभाषा है, द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है बल्कि यह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर, हितों का अंतर, न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच बल्कि प्रबंधकों के बीच, निर्देशकों के बीच भी, यहाँ तक भी अंतर दिखाई पड़ते हैं। किसका कथन है? तो मैरी पॉर्कर फॉलेट का, जिनकी पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। आगे देखते हैं, कुछ बुक्स हैं। डिसीजन मेकिंग किसकी पुस्तक है? पुस्तक नहीं है दोस्तों, ये इनका सिद्धांत है। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय निर्माण किससे संबंधित है? हर्बर्ट साइमन से। इकोलॉजिकल अप्रोच यानी कि पारिस्थितिकीय उपागम किससे संबंधित है? फ्रेडरिक्स से। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये पुस्तक है दोस्तों, ये किसकी है? मेलिनी की पुस्तक है। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि विकास प्रशासन, ये किससे संबंधित है? ये भी एक अवधारणा है दोस्तों, ये संबंधित है एडवर्ड वेडनर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, लोक प्रशासन राजनीति के रूप में निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। लक्ष्यों की निष्पत्ति की बात हो रही है दोस्तों, तो ये किसका कथन हो जाएगा? वुड्रो विल्सन का। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? ओसबर्न और गैबलर की। और ओसबर्न और गैबलर किससे संबंधित है? लोक प्रबंध उपागम, पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी कि ये संबंधित है दोस्तों NPM से। ठीक है, NPM से यहाँ से देखिएगा दोस्तों कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। आपसे पूछ सकता है कि NPM संबंधित कौन है? तो ओसबर्न और गैबलर, इनकी पुस्तक रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने नवलोक प्रबंधन के 10 उद्देश्य बताए हैं दोस्तों। ये 10 उद्देश्य इसमें इन्होंने बताए हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। उत्प्रेरक सरकार, सक्षम सरकार, लक्ष्य संचालित सरकार, उद्यमी सरकार, पूर्वानुमानी सरकार, समुदाय के स्वामित्व वाली सरकार, लक्ष्य संचालित सरकार, परिणामोन्मुखी निर्देशित सरकार, उपभोक्ता निर्देशित सरकार और विकेंद्रीकृत सरकार। वैसे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे उद्देश्य पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत हाई होने लगा है दोस्तों, तो शायद इनमें से भी पूछ ले कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप इसे भी एक बार वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी तैयारी में कमी क्यों ही छोड़ें। क्योंकि दोस्तों हमें जब तैयारी करनी होती है ना, तो इस लेवल की तैयारी करनी होती है कि जितना अपने बस में है सब पढ़ लीजिए, और उसके बाद पूरे उससे कहिए कि पूछिए, अब जहाँ से क्वेश्चन पूछना है हम सब बना लेंगे, हम सारे के सारे क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ठीक है, जब आप मेहनत करेंगे ना दोस्तों, मन लगा के पढ़ेंगे, तो ये वाला मोटिवेशन और जो ये वाला कॉन्फिडेंस है ना, आपको आ ही जाएगा। जब आप बार बार रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे ना दोस्तों, तो आपको ये वाला कॉन्फिडेंस 100% आ जाएगा कि चलिए ठीक है, अब हम पढ़ लिए हैं, अब आप कहीं से क्वेश्चन पूछिए, हम बना ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ऐसी तैयारी करनी है दोस्तों, इतना ही रिवीजन करना है, इतना ही पढ़ना है कि ये वही लाइन बोल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉलेट ने विरोध समाधान के कितने तरीके बताए दोस्तों? तो उन्होंने 3 तरीके बताए, प्रभुत्व, समझौता या एकीकरण। प्रभुत्व में वो कहती हैं कि या तो 2 पक्षों में से एक पक्ष का क्या हो जाए, प्रभुत्व हो जाए इसके ऊपर। ठीक है, या आप समझौते में कहते हैं कि दोनों को समझौता हो जाए, दोनों अपने अपने हितों का थोड़ा थोड़ा छोड़ दें और किसी एक बीच की बात पे एग्री हो जाए। और एकीकरण में वो कहती हैं
कि जो दोनों ही पक्ष हैं, ये मान लीजिए ए और बी दोनों ही पक्ष हैं, इन ऐसा कोई रास्ता निकला है जिसमें इन दोनों को कुछ भी अपने हित ना छोड़ने पड़े और उन दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं और सारी अच्छे तरीके से सारी संगठन में चीज़ें चलती रहें। ठीक है, तो उन्होंने एकीकरण को बेस्ट तरीका बताया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रासंगिकता स्वीकृत होनी चाहिए। किसका कथन है? रेमो स्टोहम का ये कथन है दोस्तों। अगला देखते हैं, युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है। तो ये कथन है लुथिर बुलिक का। दोस्तों जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन अभी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम वर्ल्ड वार II इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने ये बात कही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1989 में विश्व बैंक ने शासन गवर्नेंस की संकल्पना किस पे दी थी? तो मैंने अभी अभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता दिया दोस्तों। सब सहारन अफ्रीकी राज्यों के लिए विश्व बैंक ने अपनी 2 रिपोर्टें दी थी। कौन कौन सी? सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ 1989 में और गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में। और ये दोनों किससे संबंधित है? गुड गवर्नेंस से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक कौन है? जॉन गॉडफ्राई हर्टर। मिल, जेएस मिल देखते हैं। पावर इलीट, नहीं दोस्तों, ये जेएस मिल नहीं होंगे। अगर ये पावर इलीट है तो ये जेएस मिल नहीं बल्कि ये मिल्स होंगे। सी राइट, मिल्स, क्योंकि ये संबंधित है पावर इलीट से। अच्छा, मिल्स ने पावर इलीट में किन किन को शामिल किया दोस्तों? तो 3 इलीट्स को शामिल किया है। कौन कौन से? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री। वो कहते हैं पावर इलीट जो होते हैं, शक्ति अभिजन जो होते हैं, वो 3 होते हैं। कौन कौन से? पॉलिटिकल, जिनके पास पॉलिटिकल पावर होती है, या फिर वो जिनके पास इकोनॉमिकल पावर होती है, या फिर वो जिनके पास मिलिट्री पावर होती है। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं इसको मार्क कर रही हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं दोस्तों। ये किसका कथन है? ये कथन है गुलिक का। नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी पुस्तक है? तो ये भी लुथर गुलिक की पुस्तक है। अगला देखते हैं, हूवर आयोग ने किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? किस पर आधारित दोस्तों? तो ये प्रयोजन के आधार पर। अगला, नेतृत्व का गुण मूलक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चेस्टर बर्नार्ड और आइवे डीट से। ये दोस्तों क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक व स्टाफ अभिकरण एक हैं। सहायक व स्टाफ अभिकरण को एक माना है कि ये एक ही होते हैं। किसने माना है? पिपनर और प्रेस्तस ने। और इनको अलग माना है, स्टाफ और सहायक अभिकरण को, कि भाई ये अलग अलग होते हैं। किसने माना है? विलोबी और एलडी वाइट ने। और विलोबी ने इसे क्या है कहा है? हाउस कीपिंग कहा है, जबकि एलडी वाइट ने इसे सहायक सेवाएं कहा है। आगे बढ़ते हैं। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की सरलतम विधि है। निर्णयन जो है विभिन्न विकल्पों के चुनाव की सरलतम विधि किसने कहा है? रे ए क्लियरेंस ने ये कथन कहा है। तार्किक चयन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये वर्जीनिया स्कूल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं दोस्तों। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट 11 में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की, या जो भी आपका फीडबैक होगा उसे आंसर करने की। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लास है दोस्तों वो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को हम मद्देनज़र रखते हुए चला रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज़। लेकिन ये पीजीटी टीजीटी या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि आप पॉलिटिकल साइंस के लिए दे रहे हो या पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।